प्रभा खेतान के उपन्यास में वस्तु चेतना बीसवीं सदी के अंतिम दशक में अपने स्त्रीवादी साहित्य के कारण अमिट छाप बनाए रखने वाली समकालीन महिला उपन्यासकार प्रभा खेतान के उपन्यास साहित्य के केंद्र में नारी चेतना, नारी संवेदना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। प्रभा जी ने कुल 8 उपन्यासों की रचना की है। इनमें से 1-2 को छोड़कर बाकी सभी उपन्यासों की कथा वस्तु मारवाड़ी समाज से उठाई गई है। उनके उपन्यासों में नारी चेतना के पुख्ता नींव प्रदान की गई है। दमित, शोषित, प्रताड़ित और कुंठित स्त्री का संघर्ष और अपने व्यक्तित्व निर्माण के प्रति ललक उनके उपन्यास में प्रधानता से उभरी है। प्रभा जी ने अपने उपन्यास साहित्य में सामाजिक संदर्भों में नारी की स्थिति और गति को पर्याप्त अभिव्यक्ति दी है। उसकी समस्त नायिकाएं पितृतंत्र के दमन चक्र को अच्छी तरह पहचानती है, इसीलिए वह अपने अस्तित्व स्थापना के लिए किसी पुरुष के चरणों में गिरकर उससे दया की भीख नहीं मांगती, बल्कि सशक्त सामर्थ्य में अपना रास्ता खुद तय करती है। इतना ही नहीं, वह परंपरागत रूप से चले आ रहे झूठे आदर्शों के जंजाल से निकलकर पुरुष व्यवस्था से विद्रोह करती है, जिससे उसमें पुरुष के कंधे से कंधे लगा कर चलने की हिम्मत पैदा होती है। प्रभा जी ने अपने समस्त साहित्यिक अभिव्यक्ति सामाजिक रूढ़ियों, कुप्रथाओं एवं विसंगतियों के प्रति विद्रोहात्मक अभिव्यक्ति की है, सामाजिक नैतिक मूल्यों को ललकारा है तथा व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता पूर्वक जीने की कामना का समर्थन कर नारी को स्वावलंबी बनाकर समाज की सड़ी गली मान्यताओं से मुक्त कराना चाहा है और नारी अपने दायित्वों को ना भूले और ना अपने अधिकार भी ना छोड़े। भारतीय मर्यादाओं का वहन भी बहुत अच्छी तरह करने का निर्देश अपने उपन्यासों के माध्यम से पाठक तक पहुंचाने का काम किया है। उपरोक्त साहित्यगत विशेषताओं को सत्यता की कसौटी पर जांचने के लिए सर्वप्रथम प्रभा जी के उपन्यास का सर्वेक्षण जरूरी है। आओ पेपे घर चलें। आओ पेपे घर चलें प्रभा खेतान का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में प्रभा जी ने प्रभा, आइलीन, एलिजा, कैथरीन, मूल, मरीन, हेल्गा, क्लारा ब्राउन जैसे नारी पात्रों को लेकर इनके कथानक को उजागर किया है। यह प्रभा जी की नारी जीवन की पीड़ा, अपमान और वंचना को अभिव्यक्त करने वाली उपन्यास है। इसमें प्रभा जी ने विदेशी भूमि पर अनुभव की पीड़ा का तथा अपनी नारी विषयक संवेदनाओं का चित्रण किया है और हिंदी उपन्यास में भारतीय नारी की पीड़ा का चित्रण अधिक मात्रा में तथा अनेक रूप में देखने को मिलता है, परंतु अमेरिकन औरत के जीवन में भयानक सच को प्रस्तुत करने वाला यह हिंदी का शायद पहला उपन्यास होगा। सन 1990 में लिखा गया आओ पेपे घर चले उपन्यास एक चर्चित कृति रहा है। मूलतः स्त्री जीवन को केंद्र में रखकर चलता यह उपन्यास सन 1966 ईस्वी के अनुभवों के प्रकाश में अमेरिका की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। इसमें प्रभा जी स्वयं उपस्थित हैं, प्रदेश में अनजाने लोगों के बीच अपनापन बिखेरती, उनका दर्द झेलती और जीती हुई नजर आती हैं। तब प्रभा जी केवल 22 वर्ष की थी और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका ब्यूटी थेरेपी कोर्स करने गई थी। सब कुछ अनिश्चित था। विदेशी मुद्रा पर पाबंदी होने की वजह से उसके पास केवल $45 थे। प्रभा जी लॉस एंजल्स में भारतीय मूल के डॉक्टर चोपड़ा के यहाँ ठहरती है। वह चोपड़ा का असहयोगात्मक रवैया देखने को मिलता है। प्रभा जी
अमेरिकी डॉक्टर डप्यू पॉन्ट से मिलती हैं और डप्यू पॉन्ट से आत्मीय व्यवहार व पूरा सहयोग प्राप्त होता है तथा पार्ट टाइम नौकरी मिलती है और साथ में ब्यूटी थेरेपी का कोर्स बेवरली हिल हेल्थ क्लब से शुरू होती है। वास्तव में ये कहानी एक एकाकी वृद्ध आइलीन की और उसके बेहद प्रिय कुत्ते पेपे की कहानी है, जिसके इर्द गिर्द अन्य पात्र जुड़ जाते हैं। प्रभा जी को यहाँ 80 वर्ष की औरत आइलीन के साथ रहना पड़ता है। इस बीच आइलीन के साथ रहते रहते कई बार उसके संबंध में खींच जाती है, कई बार प्रेम और आत्मीयता पनपती है, कई बार पेपे के प्रति प्रभा के डर और कुत्ते से छुआछूत के कारण प्रभा को आइलीन के कटाक्ष का सामना करना पड़ता है। आइलीन का सनकीपन, रातों को जागना, रोजर के फोन की प्रतीक्षा, टीवी का शोर उसकी भक्षक प्रभा के लिए रोज की किस्सा है। पर तब हद हो जाती है। आइलीन डॉक्टर की क्लिनिक में काम करती है। आइलीन अपने जीवन में 2 पति और 5 प्रेमी होने के बावजूद दुखी एवं एकाकी है। वह टूटे हुए जीवन को पेपे कुत्ते के सहारे उसे अपना बेटा बनाकर अपने अकेलेपन की पीड़ा को दूर करना चाहती है। आइलीन ल्यूकोमिया बीमारी से ग्रसित है, फिर भी जिंदा दिली से जी रही है और प्रभा जी को बीमारी का भी पता नहीं चलने देती। यहाँ प्रभा जी जानवर से आदमी दिखाना चाहती है। वे कहती हैं यह जानवर में आदमी और आदमी में जानवर देखना सीखें। आइलीन लेखिका के सहारे कुछ महीने निकालती हैं और 31 दिसंबर की रात आइलीन के साथ प्रभा जी की अंतिम रात होती है। उस दिन वे दोनों मित्र की तरह रात भर डांस करते हैं और नववर्ष की पूर्व संध्या साथ मनाते हैं। लेकिन अगले ही दिन आइलीन यह संसार छोड़ दे जाती है और पेपे अकेला हो जाता है। प्रभा जी भी स्वयं को इस प्रदेश में अकेला महसूस करती हैं। जब प्रभा जी को मरील के पास रहना पड़ता है, मरील प्रत्यक्षता है वह अपनी 2 बेटी के साथ रहती है, मगर तीनों माँ बेटी एक दूसरे से नफरत करती हैं। प्रभा जी को आइलीन के दुख को देखकर लगता है जमीन भले ही पराई लगती है पर औरत सब जगह है तो एक जैसी है। वही सुख दुख के लम्हे वही बात है। प्रभा जी को अमेरिका में औरत हर जगह हर पल में आंसू बहाते हुए नजर आती हैं। औरत के दुख पूर्ण जीवन को देखकर प्रभा जी को बड़ा दुख होता है। तब उसे आइलीन और औरत जीवन की सत्ता को बताते हुए कहती है कि औरत कहाँ नहीं रोती और कब तक नहीं रोती, वह जितनी रोती है उतनी ही औरत होती जाती है। यहाँ पर प्रभा जी ने आइलीन के माध्यम से पीड़ित नारी को उजागर किया है और आगे भी आइलीन कहती हैं दुनिया में ऐसा कोई कोना बताओ जहाँ औरत के आंसू नहीं गिरे। लेखिका डॉक्टर डिपॉन्ट की पत्नी मिसेस डी की वार्डरोब मैनेजर मरील नामक युवा स्त्री के साथ काम करती है। प्रभा जी की भेंट जब मरील से होती है तो वह मरील के व्यक्तित्व और उसके स्वभाव से प्रभावित होती है। मरील के संग मरमरी तलाशे हुए शरीर से लगता नहीं कि वह 40 वर्ष की है और 2 बच्चों की माँ है। मरील की व्यथा यह है कि उसका पति एक 20 वर्षीय लड़की को लेकर भाग गया है। उसे $1000 उसकी ओर से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वह मिसेज ड्यूपॉन्ट, हॉलीवुड की अभिनेत्री ग्रेटा गार्वी तथा मिस क्लारा ब्राउन के वार्डरोब मैनेज कर वेतन प्राप्त करती थी। मरील की चिंता यह है कि अमेरिका में हिप्पी के जीवन के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उसकी छोटी बेटी बिल्कुल रिबेल हो गई है। एक दिन वह घर नहीं लौटी, तब मरील को विश्वास हो गया कि वह डेन में गांजा पी रही होगी। यहाँ पर भी मरील के माध्यम से नारी चेतना दिखाई देती है, क्योंकि मरील के पति ने मरील को छोड़ दिया है, फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ी रहकर अपना जीवन निर्वाह करती है। यह भी एक प्रकार की नारी चेतना ही है। व्यवसायवादी
मरील एक जगह प्रभा से कहती है, जिंदगी जब तुम्हें ठगेगी और बार बार ठगेगी तब क्या करोगी? गाली नहीं बकोगी? अभी बहुत छोटी हो। औरत के सीने में दर्द का कौन सा लावा रहता है, या आज तुम क्या जानो? तब प्रभा का उत्तर होता है, ऐसी बात नहीं मरील। 9.5 की उम्र में अचानक मेरे पिताजी चले गए। 7 भाई बहनों में आखिरी संतान मैं। यूं भी 5वीं बेटी के जन्म पर कौन सा जन्म मनाया जाता है हमारे समाज में। और फिर शादी नहीं की, मैं माँ से लड़ झगड़ कर विदेश चली आई हूँ। तुम क्या सोचती हो मुझे सुख ही सुख मिला है? अमेरिका की ऐशो आराम भौतिकतापूर्ण जीवन के समृद्ध परिदृश्यों से प्रभा चकित होती है, मगर प्रभावित नहीं। वहाँ भी उसे गुजरते हैं स्त्री के मन के धड़कते संवेदन। यहीं आकर प्रभा जी की चिंतन समृद्ध प्रतिभा का विस्तार आकार लेता है। मिसेज डी एलिजा आइलीन के मर जाने के बाद प्रभा जी के सामने अपना दिल खोलती है और बताती है कि वह डॉक्टर डी के प्यार में आकंठ डूबी है, मगर डॉक्टर डी हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा क्लारा ब्राउन को प्यार करते हैं। मिसेज डी अपने पति की बाहों में क्लारा ब्राउन को देखकर बड़ी दुखी होती है। वह अपने पति को तलाक और मुआवजा पर स्त्री गबन का चार्ज लगाकर सजा भी देना चाहती है, पर पति से बेहद प्यार करने के कारण ऐसा कर नहीं पाती। प्रेम से उजड़ा पाखी मानने वाली एलिजा डॉक्टर डी को अपने से अलग करना नहीं चाहती। उनकी असहायता को देखकर प्रभा जी के मन में कई प्रश्न उठते हैं। अपमान, वंचना, पीड़ा को सहकर गीली लकड़ी की तरह सुलगने वाली एलिजा सारी आर्थिक स्वतंत्रता होने के बावजूद डॉक्टर डी से अपना अधिकार क्यों नहीं मांगती? आखिर क्यों? डॉक्टर डी एलिजा को इतनी मानसिक यातनाएं देते हैं कि अंत में मिसेज डी नींद की गोलियां खा लेती है। फिर डी उसे तलाक के लिए मजबूर करते हैं। अंततः वह तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देती है। इस उपन्यास में प्रभा जी पारिवारिक विघटन के साथ साथ टूटते, झड़ते और समाप्त होते रिश्तों के भी दर्शन कराती है। क्लारा ब्राउन न्यूयॉर्क में रहती थी। उसके पिता बोस्टन के माने हुए रईस थे। अंग्रेज पिता और फ्रेंच माँ से जन्मी क्लारा अत्यंत सुंदर थी, परंतु अपने क्रोधी स्वभाव के कारण पति से विभक्त होकर लॉस एंजल्स में रहती थी। उसके पार्टी पूरे हॉलीवुड में मशहूर थी। क्लारा ब्राउन का घर एक महल ही था। वह पार्टी में 5 करोड़ रुपए का हार पहनकर घूमती थी। उसे हिस्टीरिया के दौरे पड़ते थे और तब वह अपने मित्र डॉक्टर डी या मरील के पास जाती थी। प्रभा को ब्यूटी थेरेपी का डिप्लोमा मिल जाता है और लॉस एंजलिस से वह सेंट लुइस आती है। यहाँ पर वह डॉक्टर बेरी और मिसेज हेल्गा बेरी के साथ उनका जो बड़ा सा मकान है वहाँ ठहरती है। पेलिस यहूदी स्त्री हेल्गा का जीवन के प्रति अपना दर्शन है, अपनी नस्लवादिता को लेकर परेशान, जिसके लिए वह बच्चे, पति, घर, व्यवसाय सब छोड़ इजराइल चले जाना चाहती है। डॉक्टर बेरी से उसकी मुलाकात दूसरे विश्व युद्ध में जहाज पर हुई थी। वहाँ वह घायल और सहाय थी। डॉक्टर बेरी ने सहारा दिया, विवाह किया, जिससे ये वह दयालुता के अतिरिक्त प्रेम न मान सकी। बच्चों से भी वह प्रेम न कर सकी। मिसेज हेल्गा के पति दंत चिकित्सक हैं। उन्हें 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। हर बच्चे के लिए अलग कमरे। घर में बच्चों की अभिभावक वृद्ध नैनी बेरी का बड़ा पूरा घर चहकता हुआ है, परंतु उसकी पत्नी मिसेज हेल्गा शांत और घर के आय व्यय का हिसाब रखने में व्यस्त रहती है।
देखने में लगता है परिवार सुखी है, लेकिन 1-2 दिन में ही प्रभासी समझ जाती है कि परिवार अंदर से तार-तार है, उसकी नींव हिल रही है और किसी भी पल वह हरहरा कर ढह जाएगा। मिसेज हेल्गा को केवल पत्नी और माँ की भूमिका में सिमट कर रहना नहीं सुहाता, इसीलिए वे रेस्टोरेंट चलाती थी, स्वयं कैश काउंटर पर बैठती थी। इसी रेस्टोरेंट में प्रभाजी को मिसेज हेल्गा के साथ काम दिया गया और उसे काफ़ी आमदनी भी होती है। हेल्गा जानती है सभी बच्चे बड़े होकर अपने अपने काम में व्यस्त होकर चले जाएंगे और वह अकेली रह जाएगी। उसका दुख यह है कि उसके पति ने उसे कभी भी जी भर प्यार नहीं किया, सिर्फ उस पर दया की है। कर्तव्य जरूर पूरे करती रही वह, पर अब वह जानना चाहती है। उसे गहरा अवसाद होता है यह जानकर कि आज यहूदियों का अपना नस्ल के लिए कुछ करना चाहती है। इसीलिए वह एक पैसा बचा कर रखती है और इजराइल भेजती है। उसे अपने पिता की हत्या के खूनी दृश्य से भ्रांति तो उसे वर्तमान से काटता है। ऐसे में प्रभाजी भी उसे अपने व्यवसायी पिता की हत्या के बारे में बताती है, मारवाड़ी व्यवसायी परिवारों की विडंबना के बारे में, पिता की मृत्यु के बाद अपने अभावों के बारे में बताती हैं। किंतु प्रभाजी हेल्गा के टूटते परिवार के बारे में बस प्रार्थना ही कर पाती हैं। ईश्वर हेल्गा को सद्बुद्धि देना। यहाँ हेल्गा के माध्यम से नारी की पीड़ा के साथ साथ नारी चेतना दिखाई देती है, क्योंकि हेल्गा अपने देश में कुछ परिवर्तन लाना चाहती है और मर मिटने को तैयार है। हेल्गा संघर्षशील नारी के रूप में दिखाई देती है। सेंट लुइस से सप्ताह भर के अनुभव लेकर प्रभाजी मिसेज डी की बहन कैथरीन के पास न्यूयॉर्क आ जाती हैं और कैथी मस्त मौला है। कैथरीन और उसके पति ब्रैडले मूर गर्मजोशी से लेखिका का स्वागत करते हैं। कैथरीन का पति साइकियाट्रिस्ट है, जिसकी पर्याप्त कमाई है, इसीलिए कैथरीन केवल खर्च करती रहती है। प्रभा ने अनुभव किया कि वह स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी है। उसका व्यक्तित्व प्रभात से झरती हुई जिंदगी है। पूरे फ्लैट में उसने बेहतरीन सजावट कर रखी थी। 30-32 वर्ष की वह बेहद जिंदा दिल स्त्री थी। उसके व्यक्तित्व में कोई कुंठा नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं और नहीं उसमें मातृत्व की कोई ललक। उसके पति का पहला विवाह हो चुका था और उसे हर जाने में $20 लाख देने पड़ते थे। कैथरीन के पिता ने भी उसे इतना धन दिया कि इस जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए वह नई नई डिज़ाइन की वस्तुएं खरीदती रहती थी। वह एक दिन में $250 खर्च कर देती थी। उसने कभी भी अपने घर में खाना नहीं पकाया, वह तो होटल में खा लेती थी या घर मंगवा लेती थी। कैथी परपीड़न में सुख मानने वाली और जीने का असली राज आत्मसम्मोहन मानती है। पत्नी के आपसी संबंध को महत्व न देने वाली कैथी अपनी आंटी के फेमिनिज्म से प्रभावित है। उसकी नज़र में उसका पति एक अहंकारी सुअर है। यहाँ प्रभाजी कैथी द्वारा न्यूयॉर्क के खोखलेपन का दर्शन करती है। कैथी प्रभाजी से कहती है, यहाँ के लोग झूठे मोती पहनते हैं और सच्चे का ऐलान करते हैं। किसी पत्रिका में कंटेंट हवाना का जिक्र पढ़ लेते हैं और पार्टी में उसी की चर्चा करते हैं। यहाँ का आदमी हमेशा स्टेटस की बात करता है। इस प्रकार कैथी प्रभाजी को न्यूयॉर्क की चकाचौंध भरी भागदौड़ से परिचित कराती हैं। वहाँ के हेयर सैलून और हेल्थ क्लबों को कैथी के साथ प्रभाजी देखती हैं और कुछ ग्रहण भी करती हैं। दुनिया के इस महान समझे जाने वाले देश में रंगभेद कितना गहराया हुआ है, यह प्रभाजी महसूस करती हैं। अपने पति के पैसों का भरपूर उपभोग करने वाली श्वेत कैथरीन के साथ प्रभाजी पूर्णतः काले लोगों के इलाके हार्लेम जाती हैं। वहाँ गोरों के प्रति उनकी
अंदर बैठी नफरत आग की तरह धधकती देखती है। नस्लवाद के कारण हार्लेम में श्वेत लोगों के हाथों कैथी के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया, मगर उन्हीं में से काले व्यक्ति ने उसे बचा लिया, वहाँ से निकल आई। कैथी को सदमे से बुखार हो गया और डिप्रेशन में चली जाती है। न्यूयॉर्क में प्रभाजी को 5 दिन हो गए। उसने यहाँ से ब्यूटी थेरेपी के क्षेत्र में नया ज्ञान, आयुर्वेदिक मशीनें, बहुत से सबक, जिंदगी की विसंगतियाँ, संपन्नता, गरीबी, शांति, भागदौड़, खुशियाँ, गहरे दुख जैसी स्थितियों के विचित्र अनुभव समेटे और स्त्रियों की मानसिकता की तुलना करती प्रभा आइलीन और पेपे की आत्मीय यादें लिए अपने देश भारत लौट जाती हैं। इस उपन्यास में प्रभा जी की इन समस्त नारियों के जीवन में सारी भौतिक सुख सुविधाएं होते हुए भी दुख का समंदर लहरें लेती हैं। इस समस्त नारियों की स्थिति उपन्यास की कथा वस्तु को देख अंबिका सिंह वर्मा लिखती हैं, बहुत सारी भौतिक समृद्धि और विमेन लिव की उद्घोषणाओं के बावजूद पश्चिमी जगत में स्त्री की वास्तविक स्थिति एवं सकारात्मक भूमिका क्या है। एक तरफ उसकी पिछड़ी मानसिकता, उसका खोखलापन, उसका औदास्य एवं एकाकीपन, उसकी स्वयं की तमाम अंतर विरोधी से ग्रस्त जिंदगी की झलक इस कहानी में हम पाते हैं, तो दूसरी ओर आइलीन के माध्यम से अपने अस्तित्व के प्रति सजग, संवेदनशील और गलत समझौता ना करने वाली एक संघर्षशील दृढ़ चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर यह उपन्यास बेहद दिलचस्प और घटना बांधे रखता है। कथानक में कहीं जरा सा भी ढीलापन नहीं, एक एक घटनाक्रम मानो सुई से पिरोया हुआ। इस दिलचस्प कथानक में चिंतन और मनोविज्ञान को इस बारीकी से ढाला गया कि स्त्री के अस्तित्व के सही मायने में स्वतंत्रता के प्रश्न न जाने कब आकर मन को मथ जाते हैं, पता नहीं चलता। आप अपने आप ही जैसे सारे सवाल और जवाब ही इस कथ्य में मिलते चलते हैं। भाषा इतनी अपनी सी है कि कहीं उलझने का सवाल ही नहीं। अपनी सी भाषा में ही सारा कथानक संवाद के जरिए चिंतन, दर्शन और दो देशों के परिवेश की तुलना करता हुआ पूरे के पूरे परिवेश और घटनाक्रम के जरिए अपनी उंगली पकड़ा साथ लिए चलता है। पात्र सभी अपने आप को मुखर करते बेहद अस्पष्ट, अपने आप में भिन्न, चाहे वह हेल्गा की पुत्री बीटीना हो या आइलीन का पेपे, जो आइलीन की मृत्यु के बाद भी उसके ऑफिस आता रहता है। इस उपन्यास के संवाद रोचक, संक्षिप्त और पात्रानुकूल है। प्रभा जी ने अपने विचारों पात्रों के संवादों के माध्यम से बड़े ही कुशलता से व्यक्त किया है। प्रभा जी जब आइलीन के घर प्रथम बार जाती हैं, उस समय दोनों के मध्य का संवाद द्रष्टव्य है। यह कमरा रोजर का है। रोजर मेरा प्रेमी, कहाँ है वह? आजकल शिकागो में है, बहुत व्यस्त रहता है, फुर्सत मिलते ही आएगा। तुमने शादी क्यों नहीं की? रोजर मुझसे 10 साल छोटा है और शादीशुदा। उसकी बीवी तलाक नहीं दे रही, क्या करे बेचारा। कितने सालों से? यही पिछले 4 सालों से। मेरी फैलती हुई आंखों को देखकर उसने कहा, क्यों 70 वर्ष की उम्र में औरत प्यार नहीं कर सकती? अपने बेटों पोतों की देख रेख और प्रभु का भजन और मौत की प्रतीक्षा। रोजर मेरा 5वां प्रेमी है। कुल मिलाकर मेरे जीवन में 2 पति और 5 प्रेमी। इस प्रकार प्रभा जी समय समय पर अमेरिकन जीवन मूल्यों से भारतीय जीवन मूल्यों की तुलना करती हैं। कई बार वह इस तुलना में भारतीय स्त्री को बेचारगी पर तरस खाती हैं, कई बार अमेरिकन स्त्रियों के इस अस्तित्ववादी खोखलेपन से वितृष्णा करती हैं। अतः उपरोक्त दोनों के मध्य हुए संवाद संक्षिप्त होते हुए भी दोनों पात्रों के अनेक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हुए हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आओ पेपे घर चलो उपन्यास में प्रभा जी ने भारतीय एवं पाश्चात्य नारी
जीवन की पीड़ा, अपमान, वंचना और भयानक सच को खोला है। साथ ही वैश्विक स्तर पर चलने वाली पारिवारिक विघटन, उच्च वर्गीय जीवन के प्रति आपसी अंतर्विरोध, पति पत्नी की टकराहट में टूटते पिसते बच्चे, भोग विलास के पीछे अंधी दौड़, आर्थिक समृद्धि के बीच संबंधहीनता की पीड़ा आदि का सच्चा चित्र मिलता है। तालाबंदी प्रभाजी का दूसरा उपन्यास तालाबंदी प्रभाजी का दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास में लेखिका ने श्याम बाबू, सुमित्रा और रेखा जैसे प्रधान पात्रों को लेकर उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला। इस उपन्यास के कथानक को बुना। उपन्यास का नायक श्याम बाबू दूसरा कोई नहीं, स्वयं प्रभाजी हैं, जिसके द्वारा प्रभाजी ने अपने व्यावसायिक जीवन में जुड़े अनुभवों एवं पहलुओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जैसे पारिवारिक संबंधों में तनाव, अत्यंत कट्टर मारवाड़ी समाज की व्यावसायिक ऊहापोह, निजी प्रबंधन, मजदूरों के परस्पर विरोधी हितों के टकराव, उससे उत्पन्न तनाव और पिता पुत्र संघर्ष के रूप में पीढ़ियों का संघर्ष आदि का बड़े ही विश्वसनीय रूप से चित्रण किया है। परवीन मलिक के अनुसार तालाबंदी व्यावसायिक दुनिया का एक दस्तावेज है, जिसमें एक महत्वाकांक्षी पुरुष को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए उपरांत अंतर्विरोधों और समस्याओं से दो चार होते दिखाया गया है। सन 1991 में लिखा गया तालाबंदी उपन्यास सरस्वती विहार, दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। उपन्यास का नायक श्याम बाबू एक मेहनती, संघर्षमय आदमी है। नायक श्याम बाबू बचपन से आर्थिक तंत्रों को झेलकर उससे निजात पाने के लिए पिता की तरह मुनीमी करने से इनकार कर देता है। धन प्राप्ति के लिए स्वयं व्यापार की शुरुआत करता है। वह अपने दम पर कपड़ा सप्लाई का काम शुरू करता है और धीरे धीरे व्यवसाय के गुर सीखता है। श्याम बाबू में कार्य करने की क्षमता के साथ साथ दृढ़ निश्चय की प्रवृत्ति भी है। वह धुन का धनी है, जो सोच लिया वह करके ही दम लेता है। अपने बचपन के दिन वह अपने पिताजी की ईमानदारी और वफादारी के साथ गरीबी का साया उसे याद आता रहता है। श्याम बाबू गारमेंट एक्सपोर्ट के धंधे में अपनी किस्मत आजमाता है। श्याम बाबू ज़मीन खरीदता है और अपनी फैक्ट्री शुरू करता है। वह यूनिटेक एक्सपोर्ट नाम की कंपनी स्थापित करता है। श्याम बाबू की लगन उसे सफलता के उच्च आयामों तक पहुंचाती है और धीरे धीरे उसका व्यापार ज़बरदस्त चलता है, लेकिन पैसे की लालच में आकर अपने परिवारजनों से वे दूर होते जाते हैं, जिसे वह रुपया कमाकर खुश करना चाहते हैं। श्याम बाबू को एक बेटा है जो बीकॉम फाइनल ईयर में है। अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इच्छा श्याम बाबू के मन में है, लेकिन उनका बेटा गलत मार्ग अपनाता है और उनका बेटा पैसों की लालच में उनकी खुशामद करता है। यह बात उपन्यास का नायक श्याम बाबू अच्छी तरह जानते हैं। श्याम बाबू की बूढ़ी माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार समझती है। साथ ही लंगड़िया बाबा हनुमान जी के बेटे की रक्षा हेतु प्रार्थना करती है, परंतु धन के पीछे दौड़ता हुआ अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ बेटा इन धन की वजह से अपने से दूर होते जाता है। माँ को शिकायत है कि उसका बेटा धन के पीछे लगने से बदल गया। कोमल स्वभाव, संवेदनशील मन, जरा से दवा में समझौते के लिए तैयार पत्नी सुमित्रा पति के साथ 2 पल बिताने को तरस जाती है और ना ही अनेक उलझनों को सुलझा पाती है, उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर पाता है। श्याम बाबू की व्यावसायिक व्यस्तता पति पत्नी के संबंधों में ठंडापन निर्माण करती है। इस मुख्य धारा के साथ साथ फैक्ट्री मजदूर और यूनियन के संघर्ष की कथा उभर कर आती है। 4 मंजिला फैक्ट्री के करीब 400 मजदूर काम करते हैं। इसके अलावा ऑफिस का स्टाफ है। श्याम बाबू की कंपनी का जनरल मैनेजर अजीत सोरकार है, जो बेहद ईमानदार और इसी बीच फैक्ट्री में वर्षों से काम करने वाले मजदूरों में
कम्युनिस्टों के मजदूर संगठन सीट सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है। सीटू यूनियन की मदद से उनकी फैक्ट्री ठीक चला रही है, किंतु श्याम बाबू और मजदूर यूनियन के बीच सुसंवाद स्थापित करने का काम यूनियन अध्यक्ष शेखर बाबू करते हैं, जो सच्चा कॉमरेड है। वह अपने गांव में पुरखों जमीन जायदाद हलवाओं के हाथ सौंप आता है। वही अपनी पुश्तैनी घर स्कूल भवन के हेतु सौंप देता है। शेखर बाबू को बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, बाकी उसकी कोई इच्छा नहीं। वह ढेर सारी किताबें रखता है और पढ़ता रहता है। रेवा नाम की एक स्त्री शेखर से प्यार भी करती है, मगर शेखर बाबू शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। शेखर बाबू के नेतृत्व में यूनियन 8 साल तक ठीक से काम करती है, लेकिन उसके बाद मजदूरों के अन्य गुट तैयार होने लगते हैं और वे सीटू का नेतृत्व नकारते हैं। परंतु श्याम बाबू पूर्णतः मालिक बनने की चाह के कारण यूनियन लीडर शेखर बाबू पर शक करने लगे और शेखर बाबू मजदूर समस्या को सुलझाने के लिए मार्क्स को पढ़ना व समझना चाहता है। वह मार्क्स को कम्युनिस्ट और मैनिफेस्टो पुस्तक लाता है, लेकिन अपने आप पढ़ कर उसे समझ नहीं पाता। वह एक वृद्ध मास्टर जी हरि नारायण चट्टोपाध्याय के मार्क्सवाद पढ़कर मजदूरों से सीधा संपर्क स्थापित करना चाहता है। मास्टर जी श्याम बाबू को श्रम का अलगाव, उपभोक्ता वस्तुओं का प्रसार, निरंतर मुद्रास्फीति, गिरता हुआ जीवन स्तर, पूंजी का केंद्रीकरण और नौकरशाह की फिजूलखर्ची आदि का पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ पर श्याम बाबू संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। एक दिन पैकिंग की हुई सामान को पेटियों को मजदूर उठाने नहीं देते हैं। श्याम बाबू समझता है कि 15 लाख रुपए की लागत का माल यदि उस दिन नहीं उठा तो कंपनी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए श्याम बाबू शेखर मुखर्जी को बुलाता है और शेखर बाबू मजदूरों को डरा धमकाकर सामान उठवाता है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि लेबर प्रॉब्लम उग्र रूप धारण करती जाती है। फैक्ट्री में बनी दूसरी यूनियन का नेतृत्व सुप्रिय नामक व्यक्ति करता है। वह जुलूस लेकर फैक्ट्री से श्याम बाबू के घर तक जाता है। पुलिस के आने से वहाँ कोई बात नहीं बनती और वे लोग लौट आते हैं। श्याम बाबू के मजदूरों से सीधा संपर्क करके उनमें फूट डाल यूनियन नहीं तोड़ना चाहते, बल्कि यूनियन को अपने मतानुसार चलाना चाहते हैं। सीटू यूनियन चलेगी और उसे चलाना होगा, ऐसा उन्हें लगता है, परंतु यहीं पर वे गलती कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि मजदूर यूनियन सीटू के साथ फैक्ट्री में दूसरे हिंद मजदूर की स्थापना होती है, जिसके फलस्वरूप फैक्ट्री में तालाबंदी की नौबत आती है। श्याम बाबू मजदूरों के पास होने के बजाय उनसे दूर होते जाते हैं। फैक्ट्री की बागडोर अपने हाथ में लेने की गलती का उन्हें एहसास होता ही है। इसीलिए श्याम बाबू शेखर मुखर्जी की सहायता लेने श्याम बाबू उनके घर जाता है और उनसे यूनियन रिजाइन करने का प्रस्ताव रखता है। शेखर पहले तो तैयार नहीं होता, मगर कुछ सोच कर बाद में हाँ करता है। शेखर बाबू कहते हैं कि उसके 150 मजदूर रिजाइन करेंगे। वह रिजाइन के बदले सभी को पैसा दिलवाता है। 5 को घर और 4 को शहर में रहने की सुविधा व नौकरी दिलवाता है। उधर 10-15 मजदूरों के नेतृत्व करने वाले प्रीमियर को भी अजीत रिजाइन के लिए तैयार कर लेता है। बदले में उसे अपनी छोटी सी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए पैसा दिला जाता है। दूसरे दिन फैक्ट्री गेट पर क्लोजर का नोटिस चिपका दिया जाता है। श्याम बाबू मध्य ग्राम वाली फैक्ट्री में काम शुरू करवा देते हैं। वो मध्यम ग्राम की फैक्ट्री श्याम बाबू रफ़ील अहमद व विक्रम के माध्यम से चलाता है। रफ़ीक अहमद मेरठ जिले का आदमी है, जो पहले फैक्ट्री की कमीज सप्लाई किया करता था। साम दाम से श्याम बाबू अपने व्यवसाय को बचा लेता है, मगर सुप्रिय हार मानने को तैयार नहीं। वह जुलूस लेकर जाना चाहता है और कहता है कि हम गांव और ऑफिस को आग लगा देंगे, हम घर और ऑफिस को आग लगा देंगे। तभी दरबान बहादुर सुप्रिय को धारा इतना 200
69 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का नोटिस थमा था। इसमें जुलूस का ऑफिस तथा घर के अहाते में 200 दूरी बनाए रखने का आदेश होता है। सुप्री के पास कोई चारा नहीं बचता। मजदूर के पेट की आग तब और ज़्यादा सुरक्षित जब पड़ोसी का चूल्हा जल रहा हो। C2 के सदस्य पैसे लेकर चले गए, मगर सुप्री के पक्ष में मजदूर नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। वे सुप्री को ही दोष देने लगते हैं। काफ़ी बड़े ही रहस्यमय तरीके से मालिक निजात पा जाता है, वह भी काफ़ी सूक्ष्म और जटिल समस्या से। तालाबंदी उपन्यास का कथानक सीधा साधा और सुरेख है और संवाद छोटे बड़े माध्यमों से आगे बढ़ता है। इस उपन्यास में ज़्यादातर बंगाली भाषा का प्रयोग किया गया है। श्याम बाबू के फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जब काम करने से मना कर देते हैं, तब अजीत आवेश में आकर थाने में जाकर FIR लिख कर भेज देते। इस बात का पता जब श्याम बाबू को चला तो इन दोनों के बीच वे मध्य का संवाद द्रष्टव्य है। आखिर क्या बात हुई कि आपने पुलिस को बुलाया? शेखर दा कट्टर लोग कैंची लेकर कारीगरों की ओर दौड़े थे। सब चुप, जो घटा था वही बोला गया। शाम को शेखर बाबू को अजीत ने घर पर फ़ोन करके रिपोर्ट दी। सर, पार्क में मीटिंग हुई थी, एक भी मशीन मैन नहीं गया। ठीक है, अब तुम घर जाकर आराम करो, मगर फैक्ट्री की पूरी रिपोर्ट रखना। तुम्हारी इन्फॉर्मर ठीक तो है ना? सर, निश्चिंत रहिए, हमें यूनियन नहीं तोड़नी है। हम इतना चाहते हैं कि यूनियन हमारे कहे अनुसार चले। सर, C2 नहीं चलेगी वैसे जैसा आप ठीक समझें। C2 चलेगी, चलना पड़ेगा जैसा आप कहो। ओके। उसने फ़ोन रख दिया। इस प्रकार उपयुक्त पात्रों के संवाद के माध्यम से श्याम बाबू अपनी फैक्ट्री को मजदूरों के हर हाल में बचाए जाएं उसके लिए भरपूर प्रयास करते हुए संघर्षशील व्यक्ति के रूप में उपन्यास में दिखाई देते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पूरे उपन्यास में व्यवसायी जगत की उठापटक और समाजवाद लाने की प्रक्रिया में मालिक मजदूर के बीच रामराज के स्वप्न को साकार करने का संकेत कराता है। और प्रभाजी श्यामबाबू के माध्यम से श्यामबाबू को फैक्ट्री बचाने के लिए किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उसका चित्रण उपन्यास में उजागर किया गया है। छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता शब्द से स्पष्ट होता है कटा हुआ सर। यह प्रभाजी का सबसे अधिक चर्चित उपन्यास है। यह सन 1993 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में प्रिया, नीना, जोड़ी, कस्तूरी देवी, दाई माँ, तिलोत्तमा, सरोज आदि नारी पात्रों को लेकर इसके कथानक को बुना गया है। प्रभाजी कहती हैं, छिन्नमस्ता की प्रिया मेरा ही प्रतिरूप है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कथाकार प्रभा खेतान के उपन्यास छिन्नमस्ता का यह अंश प्रिया नाम की ऐसी नारी का आत्ममंथन है जो समाज की जर्जर मान्यताओं और जीवन में महत्वपूर्ण माने जाने वाले पुरुष की आदिम भूख से निरंतर शोषित होते रहने के बावजूद अपने आप में एक अनूठी व्यक्तित्व है। मूक, विद्रोह एवं एकदम आदिम किस्म की जिज्ञासा के साथ अस्तित्व बचाए रखने के ज्वलंत सवाल को लिए जीती ही नहीं बल्कि अपना एक स्वतंत्र मुकाम बनाती है। परिस्थितियां उतारू हैं, पर अपने घात प्रतिघातों के साथ उसे तोड़ देने पर वह भी जिद्दी है, टूटती नहीं। बचपन से निरीह होकर जीती आई प्रिया न जाने कितने आंतरिक संघर्षों को झेल कर उभरती है और एक सफल औरत बनकर। फिर भी कहीं कहीं वह महसूस करती है कि वह निष्कासित है।
लेकिन फिर भी उसे पता है कि जीना, काम करना और अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए, स्वयं के लिए, विकास के लिए प्रिया का स्व हमेशा से जागृत था। अब वह अनमेल विवाह की असह्य बेड़ियों से बाहर निकलकर इसे स्व को बिना किसी सहारे के प्रतिस्थापित करना चाहती थी, और उसने किया। इस उपन्यास के माध्यम से प्रभा खेतान ने मारवाड़ी समाज की पिछली पीढ़ी की औरतों की, स्त्रियों, उसकी मान्यताओं, उसके उलझावों व पुरानी मान्यताओं में कुचलते उनके स्वाभिमान को दर्शाया है। पुरुष के मुकाबले हमेशा दूसरे स्तर पर रखे जाने की यंत्रणा को दर्शाया है, चाहे वह प्रिया की भाभियाँ हो, बहनें हो, नानी और मामियाँ हो, सास हो या उसकी छोटी माँ। ज़्यादातर पति की दूसरी औरत होने के जलन या स्वयं दूसरी औरत होने का संत्रास झेलती है। कुल मिलाकर यहाँ पूरी तरह से पुरुष सत्ता हावी है, जिसे देखते, अनुभव करते हुए, स्वयं जीते हुए टूटने की स्थिति पर आकर प्रिया विद्रोह कर देती है। छिन्नमस्ता प्रभा जी की आत्मकथा का अधूरा अंश है। इसमें नायिका प्रिया के विवाह पूर्व तक के अप्रसंग प्रभा जी के जीवन की अपनी भोगी व्यथा, कथा, परंपरा और आधुनिकता के बीच पिसी मारवाड़ी नारी की दास्तान है, एवं संयुक्त परिवार में नारियों के बनते बिगड़ते रिश्तों की टकराहट को दिखाया गया है। इस कथानक में प्रभा जी ने कलकत्ता में रहने वाले उच्च वर्गीय मारवाड़ी परिवार की कथा को समेटा है, जिस परिवार की बालीगंज इलाके में शानदार कोठी है, जहां 14 नौकर काम करते हैं, जिनकी जूट की मिलें हैं, हीरों से सजी औरतें हैं। कोठी के मालिक सावरमल चौथी पास होने पर भी प्रभावी अंग्रेजी बोलते हैं। वह एक जीनियस व्यक्ति हैं। इस उपन्यास में एक मासूम बच्ची यानी कि प्रिया के रोंदे हुए असहाय बचपन के साथ संघर्षों के पथ पर चलकर एक आत्मनिर्भर सफल नारी होने तक के सफर की कहानी है। वह त्रस्त बच्ची एवं सफल नारी प्रिया है। इस उपन्यास की कथा प्रिया के इर्द गिर्द ही घूम रही है। प्रिया एक जूट व्यवसाय मारवाड़ी के घर जन्मी 5वीं बेटी और माता पिता की अंतिम संतान है। प्रिया के जन्मते ही उसकी मां बीमार रहने लगती है और प्रिया को दाई मां, जो घर की आया, के हवाले कर दिया जाता है। अपनी मां का प्यार पाने के लिए प्रिया का बचपन तरस जाता है, लेकिन मां ने प्रिया को कभी प्यार नहीं की छाया नहीं बख्शी। मुझे कभी अम्मा की गोद की याद भी नहीं आती। न मालूम क्यों शुरू से ही अम्मा ने मुझसे चिढ़ थी या फिर घोर निराशा थी की एक प्रतिक्रिया थी, जिसे ये मुझ पर आरोपित कर रही थी। मुझे दाई माँ ने ही पाला पोसा। मुझे गोद में लेते ही दाई माँ के स्तनों में दूध उतराया था। मेरा रंग सांवला था पर सेहत अच्छी थी, और उस पर से दाई माँ का पालन पोषण वही मेरा सर्वस्व थी। मैं उसका पल्ला 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती। प्रिया के अपने पिता सांवरमल जी गुप्ता से भरपूर प्यार मिला, परंतु महज 9 वर्ष की उम्र में पिता का साया भी ईश्वर ने छीन लिया। उनकी अकाल मृत्यु प्रिया को नितांत अकेला कर जाती है। वह दाई माँ का आंचल थाम लेती है और तब से लेकर जीवन भर उसे मानती रहती है। एक अनपढ़ ममतामयी औरत इसे समझाती हुई एकाएक एक बच्ची से सीधे औरत हो जाने की संत्रास को चुपचाप पी जाने के लिए लड़की होने की असहाय पीड़ाओं में माँ नहीं साथ है, दाई माँ साथ है। वही दाई माँ जो उसके पिता की मृत्यु के दुख की और महज 9.5 वर्ष की आयु में अपने ही बड़े भाई द्वारा हुए यौन शोषण को एकमात्र जिम्मेदार थी।
सुन बिटिया, हमार कहनामा और जिंदगी में ई सब बात कभी किसी से जिन कहियो, अपने पति परमेश्वर से भी नहीं। और सब समय हमरा साथ रहो ना बिटिया। हम तोहफे छोड़ कहीं नहीं जाओ। तोके तोके छोड़ कहीं नहीं जाऊँगा। अब प्रिया के जीवन का एकमात्र दाई मोह के सहारे के रूप में बसती है, जो प्रिया का सुरक्षित कोना है। प्रिया के साथ उसका छोटा भाई अजय भी उपेक्षा का पात्र है। श्यामल जी गुप्ता अपने इन्हीं दोनों बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और उनके जाने के बाद इन दोनों की परिवार में दयनीय स्थिति बन जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रिया का बचपन कड़ा संघर्ष में रहा। गुप्ता हाउस पर श्यामल की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगते हैं। घर के पुराने माहौल को बनाए रखने के लिए वह दिखावे की सभी झालरों को लटकाए रखा जाता है। प्रिया की अम्मा कस्तूरी अपने घर की पुरानी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए भरसक प्रयास करती है। खुद तिगड़ी लगी साड़ी पहन लेती है, मगर बेटियों को ससुराल बक्सा भर सामान भेजती है। आर्थिक संकट के कारण खोखले होते हुए अपने खानदान की साख को बनाए रखने के लिए सभी दाई नौकर को यथावत रखती है। प्रिया धीरे धीरे बड़ी हो रही है। घर की उपेक्षिता प्रिया को स्कूल कॉलेज में भरपूर स्नेह और पहचान मिली। स्कूल में बड़ी बहन जी का शालीन व्यक्ति उसे प्रभावित करता है। वहाँ उसकी छत्र छाया में रहती है। प्रिया किताबों में मन लगाने लगती है। स्कूल में कॉलेजों तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रिया एमए दर्शन शास्त्र में दाखिला लेती है। वहाँ उसे डॉक्टर चटर्जी के ने दर्शन शास्त्र की व्यापकता के प्रति उसकी जिज्ञासा जगह और प्रेरणा बने, और बीए करते ही वह अपने बड़े भाई के सामने अपनी जुबान खोलती है और कहती है कि अब मेरे से ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगी। उसके बाद भाई से वह सुरक्षित हो जाती है। इस घटना के बाद उसे कॉलेज में अपने ही एक प्रोफेसर द्वारा वासना का शिकार होना पड़ता है। डॉक्टर माँ बूढ़ी हो जाने के कारण अपने गांव लौट आती है। अब प्रिया का सहारा उसकी किताबें, सहेलियां और बाहरी दुनिया है। फिर न जाने कहां से उसका हतप्रभ करता हुआ प्रिया के दुर्भाग्य को मुँह चिढ़ाता हुआ बड़े घर का रिश्ता आता है। अमीर घराना, वह भी करोड़पति। उस जमाने की प्रिया की शादी करोड़पति बाप के इकलौते बेटे नरेंद्र अग्रवाल से होती है। परिवार में सास, ससुर और पति नरेंद्र 3 सदस्य पहले से होते हैं। प्रिया उस परिवार की चौथी सदस्य बनती है। नौकर चाकर से भरे घर में प्रत्येक प्रकार की भौतिक सुख सुविधा मौजूद है। हीरे से जगमगाती प्रिया जब ससुराल आती है तो उसे अपने नसीब पर विश्वास नहीं होता कि यह सब उसे ही मिला है। पति नरेंद्र के साथ बिताई पहली रात में प्रिया समझ गए कि यहाँ सिर्फ उसे साधन मिलेंगे, प्यार नहीं। पति तो केवल शरीर से जुड़ना चाहता है, भावनाएं तो उसे दूर दूर तक छूती भी नहीं। और प्रिया का नरक से निकलकर दूसरे बेहतर नरक में आ जाती है। एक नरक से निकलकर दूसरे बेहतर नरक में आ जाती है। अलग किस्म की जगह, अलग मानसिकता के लोग, धन की देह की विपाशा में जलता नितांत भौतिकवादी प्रिया का पति नरेंद्र आत्मपीड़न से ग्रस्त सासू 2 नावों में घिसटते चलते। ससुर और उनकी कहीं और रहती हुई बंगालन प्रेमिका तिलोत्तमा, नीना जैसी स्पष्टवादी लड़की की माँ। इस घर का सामाजिक दायरा भी अलग किस्म का है। पैसे का भरपूर दिखावा, पार्टी आयोजन। प्रिया की जल्द ही यहाँ भी अस्तित्वहीनता का शिकार हो जाती है। मिस्टर अग्रवाल, प्रिया का ससुर, साधारण कपड़ों में एक शालीन पुरुष है। परिवार में उपस्थित होते हुए नहीं होता। वह अपनी सुनी जिंदगी में बैरिस्टर शुभेंदु सेन की बेटी तिलोत्तमा के सहारे बिता रहा है। तिलोत्तमा के मिस्टर अग्रवाल ने काली घाट मंदिर में शादी की और कारनामी स्टेटस में एक मकान बनवा दिया।
तिलोत्तमा की एक छोटी बेटी नीना है जो बड़ी ही जिंदा दिल और यथार्थ की ज़मीन पर चलने में विश्वास रखने वाली है। शादी के 1.5 साल बाद प्रिया को लड़का होता है। प्रिया अपने बेटे को लेकर सबसे छुपकर पहली बार दूसरी सास तिलोत्तमा के पास जाती है। लंबी छर्री काया वाली नारी का शांत स्निग्ध चेहरा प्रिया को आकर्षित करता है। लोरेटो कॉलेज में अंग्रेजी में BA ऑनर्स तिलोत्तमा के पास प्रिया के आने जाने का सिलसिला कुछ दिन चलता है, मगर एक दिन प्रिया के बेटे संजू के माध्यम से घर वालों को पता चलता है कि प्रिया का वहां जाना बंद हो जाता है। प्रिया अपने जीवन में घिसी पिटी दिनचर्या से तंग आ जाती है। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। प्रिया के लिए अपना स्वयं का व्यवसाय एक संयोग ही बनकर आता है। विदेश जाने का शौकीन नरेंद्र हैंडक्राफ्ट की निर्यात के बहाने प्रभा को एयर एक्सपोर्ट का काम करने का एक स्वार्थी अवसर देता है। बस यहीं से प्रिया के वर्षों से कुचले अस्तित्व को पंख लगते हैं। वह स्वयं को खफा डालती है, इस व्यवसाय की बारीकियां समझ लेती है, सफलता की उड़ान उड़ने को तैयार रहती है। नरेंद्र का हमारा आता है और वह प्रिया को पंख काटने पर उतार देता है। इस प्रकार नरेंद्र प्रिया के व्यवसाय का विरोध करता है और व्यवसाय को लेकर दोनों दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण। एक बार प्रिया के व्यापार के सिलसिले में लंदन जाना था। प्रिया का अपना बक्सा जमा रही थी। नरेंद्र उसे जाने के लिए मना करता है। नरेंद्र चाहता है कि प्रिया सब काम छोड़कर घर संभाले और हरदम मेरे लिए हाजिर रहे। प्रिया नरेंद्र से कह देती है कि वह अपने काम के लिए बाहर रह जाती है और अपना काम वह नहीं छोड़ सकती। अंत में नरेंद्र उसे साफ साफ कह देता है, गई तो वापस लौटकर मेरे घर मत आना। मगर प्रिया लौट कर आती है क्योंकि उसे अपना घर संसार बचाए रखना था। किंतु नरेंद्र किसी भी हालत में उसे घर में नहीं रहने देना चाहता। प्रिया का आत्मविश्वास उसे झकझोरता है। वह फैसला कर लेती है, अब यहाँ नहीं रहूँगी। प्रिया महत्वाकांक्षी नारी है जो पुरुषों की बिछाई सारी बाधाओं को पार करते हुए सामाजिक सीढ़ियाँ चढ़ती है और नई उपलब्धियों को प्राप्त करती है। वह परंपरागत रूप से चले आने वाले नारी के दर्द को अच्छी तरह समझती है। प्रिया दूसरी नारी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना नहीं चाहती। वह आत्मनिर्भर नारी है, इसीलिए प्रिया अपना अलग ऑफिस और घर बना लेती है। नीना व्यवसाय में उसका हाथ देती है। प्रिया अपने पति के घर से कुछ भी नहीं लाती, सब कुछ छोड़ाती है। प्रिया की दूसरी सास तिलोत्तमा, जिसे प्रिया छोटी माँ कहती है, वह अपने गहने बेचकर पैसे प्रिया को देती है, जिससे प्रिया अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। छोटी माँ और नीना के साथ प्रिया खुश है। वह अपने काम में पूर्णता महसूस करती है। यहाँ पर प्रिया के माध्यम से नारी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पति का साथ छूट जाने के बावजूद प्रिया हार नहीं मानती। वह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने अलग फैक्ट्री का स्थापित करती है और अपना जीवन खुशी खुशी निर्वाह करती है। घर से बाहर कई लड़कियों के साथ नरेंद्र संबंध रखता है। वह पैसों के दम पर एक को दूर कर दूसरी को पकड़ने का उपक्रम करता रहता है। पिता की मृत्यु के बाद तो वह और भी उच्छृंखल हो जाता है और लड़कियों को खुलेआम घर भी ले आता है। इस प्रकार प्रिया अपने संपूर्ण जीवन में केवल नरेंद्र द्वारा ही सताई गई ऐसी नहीं है, उसे मानसिक ही नहीं शारीरिक पीड़ा भी दी जाती है। बचपन में जिस माँ ने उसे जन्म दिया वही माँ लड़की होने के कारण नफरत करती है। फलस्वरूप प्रिया की माँ ममता दाई माँ की गोद में ढूंढती है। नारी होना उसकी माँ की नज़रों में बहुत बड़ा पाप है। प्रिया के माध्यम से प्रभा जी यह बताना चाहती है कि सम्मान कोई देता नहीं, उसे खुद अर्जित करना पड़ता है। इसीलिए वह व्यापार का निर्माण कर सम्मान प्राप्त करती है। उसके इस कार्य में उसे नीना, छोटी माँ, जुंजुड़ी दाई माँ और फिलिप के साथ मिलता है। वह इसका साथ पाकर अनेक उपलब्धियों को प्राप्त करती है। उसका अकेलापन उसे जीवन का अर्थ समझाता है। वह अपने आप को बचाते हुए नए मूल्यों को जीवन में स्थान देती है। समाज द्वारा बार बार तोड़ी जाती है, दुनिया के पैरों तले रौंदी जाती है, परंतु मिट्टी के लौंदे
में कभी परिवर्तित नहीं होती, बल्कि उसे अपने को पूरी औरत के रूप में मजबूत रखती है। वह जिंदगी को झेलती नहीं, बल्कि हंसते हुए जीती है। उसे अपनी उपलब्धियों पर नाज होता है। जर्मन व्यापारी के बेटे से नीना शादी कर लेती है और जर्मनी चली जाती है। कभी छुट्टियों में मिलने आ जाती है। उसका एक बेटा है। इसी बीच प्रिया के बेटे संजू की शादी होती है। वह अपनी माँ को बुलाने आता है। प्रिया कहती है, छोटी माँ नीना जहाँ नहीं जा सकती वहाँ मैं जाऊँगी। संजू की पत्नी चुपकर अपने बेटे को गोद में लेने के लिए सास से मिलने आती है। जीवन का यह सफर अनवरत चलता है। छोटी माँ के साथ रहते हुए प्रिया अपने जीवन के कैनवास को और फैलाती जाती है। पूरे उपन्यास में कहीं भी बोझिलता नहीं, एक प्रवाह सा बहता है। कहीं वह प्रवाह खामोश अपनी पीड़ाएं प्यास पीता हुआ बहता है, कहीं दुख के ताप से सुख धरती के अंदर गुल, तो कहीं विद्रोह धाराबन चट्टानों से सर टकराता है। भाषा उपन्यास के कथ्य में पात्रों के अनुकूल है। बंगाली और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। यह एक सफल पठनीय रोचक उपन्यास है। इस उपन्यास में जब प्रिया 9.5 वर्ष की थी तो उसके भाई द्वारा यौन शोषण की शिकार हुई थी। दोनों भाई बहन के बीच एक मध्य संवाद द्रष्टव्य है। हाँ, मैं अभी इसी वक्त ऊपर से कूद कर आत्महत्या करना चाहती हूँ। और अब मैंने एक पैर रेलिंग पर रखा। शट अप यू स्टूपिड गर्ल, और उसने हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़िए। मेरे दबे गले से तेज हवा की सीटी गूंज रही थी। पहले प्रॉमिस करो कि ऐसा कोई काम नहीं करोगी। आप प्रॉमिस कीजिए कि हाँ। प्रॉमिस। सौगंध बाबूजी की। वह टॉर्नेडो के बाद की शांति थी। यहाँ पर प्रिया के माध्यम से नारी चेतना उजागर होती है, क्योंकि प्रिया के साथ हुए यौन शोषण का वह सामना करती है, अपनी सुरक्षा खुद करती है। आज के आधुनिक युग की नारी को भी यह संदेश मिलता है। निष्कर्षतः इस उपन्यास में मारवाड़ी परिवार की तत्कालीन दशा व सोच को सही तरह से दर्शाया गया है। आज परिस्थितियां बदली हैं। मारवाड़ी परिवारों की लड़कियां हुई हैं। ऐसे में परी की पहल उल्लेखनीय है। यहाँ करियर को लेकर किया गया विद्रोह प्रभाजी के स्वयं के व्यक्तित्व का परिचायक है। यह शोषण, नारी शोषण, उत्पीड़न, अपमान, तनाव, घुटन, दमन, जय पराजय संघर्ष का सच्चा दस्तावेज है, जिसके केंद्र में नारी चिंतन और विमर्श के साथ उसकी आत्मकथा के दर्शन भी होते हैं। उपन्यास की कथा संवेदनशील आधुनिक नारी का परिचय देती है और उसका क्रांतिकारी व्यक्तित्व पाठकों को नई दिशा देता है। 21वीं शताब्दी की नारी के लिए स्वतंत्रता के दरवाजे खोलता है और साथ ही साथ अस्तित्व की पहचान बनाए रखने के लिए प्रस्थापित समाज से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। प्रभाजी ने उपन्यास में प्रिया द्वारा ब्रिटिश स्वतंत्र समाज में पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपनी पहचान के लिए संघर्षरत नारी की छवि को उकेरा है।